करना चाहती हूँ हमारे गेस्ट गुपर कुमार दीपक सरकार, जो कि यूएनडीपी के अधिकारी हैं। स्टेज पे आ जाए सर। मैं चाहूंगी कि 2 पंक्तियां प्रकृति के लिए हमें सुनाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कुमार दीपक सर के लिए। आप सभी संवेदनशील व्यक्तियों का सबसे अभिनंदन करता हूं और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम जो यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है वहीं पर काम करता हूं। पिछले लगभग 16-17 सालों से मैं पर्यावरण को लेकर के काम कर रहा हूं और ये सब जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने बच्चों का, क्योंकि पक्षियां स्वच्छंद हैं, बच्चे भी स्वच्छंद हैं, और शायद हम अपने बच्चों को अगर हम वैसी शिक्षा दें, सबसे पहली बात है कि शिक्षा का मतलब ही होता है प्रकृति का संरक्षण। अगर हम वैसी शिक्षा जो हमें अपने पर्यावरण से दूर करे, जो हमें अपनी प्रकृति से दूर ले जाए, उस शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज जो हम शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षा में सबसे बड़ी जो समस्या है कि हम उनको एक ऐसे उपभोगवाद की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ऐसे कंज्यूमर बना करके छोड़ दे रहे हैं कि अब तो डर भी लगता है कि बच्चे को हम अपने स्कूल में जो नामांकन करा रहे हैं, जो हम शिक्षा उसको घर पे दे करके रखना चाहते हैं, अगर आप देखें कि आपका बच्चा पानी बर्बाद कर रहा है घर में, अगर आपका बच्चा अपनी मिट्टी से दूर जा रहा है, अगर आपका बच्चा प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो आप अपने विद्यालय में जाकर के जरूर जो आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और ना भी होती हो तो आप अपने स्कूल से पूछें कि हमने तो बच्चे को लगातार ये सिखाया है कि मैंने पानी कैसे बचाना है, ऊर्जा कैसे बचानी है। उनकी आदतें बहुत जरूरी चीज हैं। जिन आदतों में हमने अपने आदत को बिगाड़ा है, वो आदतें ही हमें धीरे धीरे करके उस पर्यावरण से दूर ले जाती हैं। और जो जिन समस्याओं का आप लोग जिक्र कर रहे हो, पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, तो आप खुद एनालाइज करें, खुद सोचें कि हमारे आसपास में बदलाव क्या हुआ है। क्योंकि एक बदलाव हुआ है कि गांव का शहरीकरण हुआ है, गांव शहर बनता जा रहा है और हम उसे कंक्रीट से पाटते जा रहे हैं। घरें अब छप्पर वाली नहीं है, घरें भी शहर जैसी हो गई हैं और सड़क भी शहर जैसी हो गई है। अब चूंकि हमें तालाबों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, पिछले 50, 60, 70 दशकों के अंदर हमने जमीन के जल से जब हमारा ट्यूबवेल हुआ, जब हमने बोरिंग करके पानी निकालना शुरू किया, तो हम बिल्कुल सतही जल से दूर हो गए। तालाबों की कोई जरूरत नहीं, कुओं की कोई जरूरत नहीं, और धीरे धीरे करके उन सब चीजों को हमने खत्म कर दिया। और आज के बच्चे तो ये भी नहीं पता कि कुआं भी होता भी है, तालाब होता भी है, नदियां होती भी हैं। कभी आप अपने बच्चों को ले जाकर के दिखाइए कि ये तालाब क्या होता है, कुआं क्या होता है। और आपको बताएं, हम 2009 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में आए थे, तो हमें 2009 में ही लंग्स कैंसर डिटेक्ट हुआ था, स्टेज 3 का, और तब से हम आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरे तरीके से, हर एक चीजों से। और इसी पर्यावरण के कार्य के चलते, क्योंकि हम ज्यादातर हमारा समय नदियों के तरफ, ज्यादातर समय पहाड़ों के ऊपर, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में, तो कभी राजस्थान में, तो कभी महाराष्ट्र में, कभी बिहार में, हर एक जगहों पे बीतता गया। 15-16 सालों से मैं अपने आप को एक चिकित्सा के अंदर तो लगा ही रहा मैं, और साथ में अपने कार्य के प्रति भी काफी इधर उधर मिलते रहा, बच्चों के साथ मिला, सब लोगों के समुदायों के साथ मिला, सरकार के साथ काम किया। तो यही पता चला कि अगर हम पर्यावरण के साथ अपना समय बिताते हैं, अगर हम नदियों के पास बैठते हैं, पेड़ों के पास बैठते हैं, आप अनायास कभी बैठेंगे तो आपको
उनकी भाषा भी समझ में आएगी। आप समुद्र के किनारे बैठे, नदियों के किनारे बैठे, तालाबों के किनारे बैठे, कुओं के किनारे बैठे, आपको एक खुद आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, आपके अंदर की जो अस्थाई जो नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे धीरे करके आप पॉजिटिव होते जाएंगे। मैम ने बताया कि वो लगाती हैं ऊपर छत के ऊपर, उनका वो मन, उनका जो ग्रीनरी है वो पक्षियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। हमारी बच्ची जब कोरोना में थी, क्योंकि स्कूल 2-3 साल की थी जब कोरोना आ गया था, तो स्कूल जाना नहीं होता था, तो हमने उसको बिल्कुल, और हमने शादी भी करी तो आसाम में करी। आसाम में एक ट्राइब है मिसिंग ट्राइब, तो धेमाजी जगह है, वहां से मैंने शादी करी और हमारी एक बच्ची है, उसको मैंने पूरा कोरोना टाइम पीरियड में उसको बस इसी प्लांट लगाना, इन सब चीजों को ही करने का एक तात्पर्य यही था कि वो समझ सके कि इस सॉइल से किस प्रकार से लाइफ कनेक्टेड होती है, जीवन किस प्रकार से हमारा कनेक्टेड होता है मिट्टी के साथ, जल के साथ। और आज जब हम देखेंगे तो आप खुद देखोगे, खुद एनालाइज करोगे कि धीरे धीरे समय के साथ हमने बर्बाद क्या किया है। हम अपने जल को बिल्कुल प्रदूषित कर चुके हैं। हमको ये समझ में है कि हमने जो जमीन से जल निकालना है वो कभी खत्म नहीं होने वाला भाई, वो खत्म हो जाएगा जब तक आप उसको रिचार्ज नहीं करेंगे। रिचार्ज करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको वर्षा के जल को नीचे भेजना पड़ेगा, जमीन के नीचे। तो कैसे भेजोगे? आपका सतही जो जल, तालाब है, कुआं है, सब खत्म हो गया। लेकिन कोरोना के बाद, कोरोना के पहले सब लोग ये लगे हुए थे कि हमें पर्यावरण बचाना है, हमें परिस्थिति बचानी है, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन कोरोना के बाद लोगों को समझ में आया कि हम मिनिमम नीड में भी जी सकते हैं। हमें कुछ जीने के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत नहीं होती। हम कोरोना के टाइम में यही समझे कि हमें प्रकृति के लिए ही संरक्षित होना है और हमें सरकारें नहीं बचाती, हमें अपना पर्यावरण बचाता है, हमें अपनी प्रकृति बचाती है और सरकार हमें जिंदा नहीं करती। हम अगर इन प्रकृति के अवयवों को अगर हम बस थोड़ा सा संरक्षण देते हैं, क्योंकि आप उससे जो मूल्य, जो मौलिक चीजें हैं आप फ्री में लेते हैं, आप हवा फ्री में लेते हो, आप पानी फ्री में लेते हो, सब कुछ आप फ्री लेते हैं, सब कुछ आप निःशुल्क लेते हैं। लेकिन कभी कभी आप इतने इस प्रकार से अपने आप को सेंट्रिक कर लेते हो कि हम उसको रिटर्न में क्या दें, हम उसको लौटाएं क्या? लौटाने के लिए भी कुछ नहीं बोलती प्रकृति बस यही बोलती है कि आप अपने प्राकृतिक स्वरूप में रहें, आप अपने सामान्य स्वरूप में रहें और अपने बच्चों को, खास करके अपने बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बताएं कि आगे आने वाले समय में कैसे वो अस्थायी तौर पे इन सब चीजों से मुकाबला कर सकेंगे। क्योंकि हवा प्रदूषित है, मिट्टी प्रदूषित है, हर एक जो आप सामान खा रहे हो वो एडल्ट्रेटेड है। तो क्या हम आने वाले समय में अपने बच्चों को एक इस तरीके का सिस्टम देंगे जहां वो अपना पीछे गैस सिलेंडर लेके चले, सांस लेने के लिए पानी का बोतल खरीदना पड़ जाए? प्रकृति ने सब कुछ दिया है आज। और एक चीज और है कि ये जो संस्था आप देख रहे थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, साथ में मैं UNDRR के साथ में एक एडिशनल काम कर रहा हूं, इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। होता क्या है कि परिस्थिति किस प्रकार से हमारे जो रिस्क होते हैं, हमारे जो रिस्क हम क्रिएट करते हैं, उसको किस प्रकार से हम प्रकृति के द्वारा न्यूनीकरण कर सकते हैं। हमें किसी आर्टिफिशियल चीज की जरूरत नहीं है, हम प्रकृति से ही तमाम चीजों से बच सकते हैं। प्रकृति हमें बचाएगी, लेकिन उस प्रकृति को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उस प्रकृति को छोड़ेंगे बचाने लायक। उस प्रकृति जो आपको सबसे पहला सुरक्षा देती है, जो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उस प्रकृति को क्या आप उस लायक छोड़ेंगे कि वो आपको बचा सके? देखो, प्रकृति रहने वाली है, अर्थ रहने वाला है, अर्थ को कुछ नहीं होना, आप नहीं रहोगे, इस बात का संशय लगा के रखो। आप जो पाल रखे हो कि हम विलुप्त नहीं होंगे, तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके बहुत सारी जो नेटिव हमारी जातियां हैं
बहुत सारी जो आदिवासी कम्युनिटी है दुनिया में, वो जानवरों की तरह विलुप्त हो चुकी हैं, वो नहीं है अभी। हम तो अभी जानवरों के बारे में सोच रहे थे कि कौन सा जानवर विलुप्त हो चुका है, कौन सा जानवर है, उसकी संख्या को हम रेड डाटा बुक के अंदर काउंट करके रख रखे हैं। लेकिन बहुत सारी जो हमारी नेटिव कम्युनिटीज है, जो बहुत सारे एबोरिजिनल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं दुनिया में, वो विलुप्त हो चुके हैं। तो आप इस भ्रम को मत पालिए कि आप विलुप्त नहीं होंगे। आपके रहने लायक पृथ्वी नहीं रहने वाली है, पृथ्वी तो रहेगी, आप नहीं रहेंगे। तो अब सावधान होइए और अपनी प्रकृति के लिए नहीं, अपने लिए, आप खुद के लिए बचने के लिए तैयार होइए और आगे अपना रास्ता खुद निकालिए कि आप प्रकृति के साथ चलना चाहते हो या प्रकृति के साथ ना चल करके विलुप्त हो जाना चाहते हो। धन्यवाद।